विद्यार्थियों, आज हम कार्यालयीन अनुवाद पर चर्चा करेंगे। कार्यालयीन अनुवाद अर्थात कार्यालय से आशय है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में के अंतर्गत आने वाले कार्यालय, जिसमें शासन प्रशासन के कार्य संपादित होते हैं। इस कार्यालय में अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद का क्या महत्व है और अनुवाद की क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में, आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई। इसके साथ ही 343 के ही उपखंड 3 में एक प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार हिंदी के प्रयोग के आदेश की व्यवस्था भी संविधान में कर दी गई। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन का पूरा कार्य व्यापार था, कार्य करने का ढंग था, वो अंग्रेजी भाषा में ढल चुका था। दरअसल शासन की पूरी प्रणाली पहले अरबी फारसी प्रमुख रही और बाद में अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न होती थी। अंग्रेजी ही हमारे कार्यालयों की मुख्य भाषा हुआ करती थी। इसीलिए जो कार्यालयों की पूरी संरचना है, वो अंग्रेजी ढर्रे पर ही निर्मित हुई थी। फाइलिंग व्यवस्था, तमाम तरह के पत्र लेखन की व्यवस्था, सारे प्रारूप, टेंडर, निविदाएं, सारी चीज़ें अंग्रेजी के ढंग पर ही विकसित हुई थी। अंग्रेजी के आधार पर ही उनका निर्माण हुआ था। ऐसे में समस्या ये हुई कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें हमारे संविधान निर्माताओं के सामने लोकतांत्रिक प्रणाली को जब स्वीकार उन्होंने किया तो उनके लिए एक चुनौती थी कि चूँकि भारतीय हिंदुस्तानी ज़बान या हिंदी भाषा के बोलने और जानने वाले ज़्यादा हैं, और जो हमारा गणराज्य गणतांत्रिक प्रणाली थी, इस प्रणाली में केंद्रीय कार्यालयों की प्रमुख भूमिका थी। अतः कामकाज करने का पूरा ढंग जनता से सामने होने का, जनता से कार्य व्यापार करने का पूरा का पूरा तरीका, पूरा का पूरा पूरा की पूरी जो भाषा होनी चाहिए, वह भाषा हिंदी के माध्यम से संचालित होनी चाहिए, ताकि भारतीय महसूस कर सकें कि न केवल निज़ाम बदला है, न केवल शासक बदले हैं, वरन हमारी भाषा के माध्यम से हमको भी शासन में हिस्सेदारी मिली है। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती जब अपनी भाषा में कामकाज करके, अपनी भाषा में शासन की व्यवस्था से जुड़कर वह अपने को भी महत्वपूर्ण समझे, अपनी भी भूमिका तय निर्धारित माने। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने 15 साल का समय दिया कि अंग्रेजी 15 साल तक चलती रहेगी और बाद में सारे कामकाज हिंदी में संचालित होंगे। लेकिन 1965 से राजभाषा के रूप में जो हिंदी को प्रतिष्ठित होना था, वह हो तो गई। विभिन्न नियमों के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि
हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से सरकारी कार्यालयों में किया जाए, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती के रूप में या एक सहूलियत के रूप में यह भी प्रावधान किया गया कि राजभाषा के अधिनियमों के अनुसार कि अंग्रेजी का प्रयोग भी सहभाषा के रूप में चालू रहेगा। अर्थात विधि के अनुसार केंद्रीय सरकार की राजभाषा हिंदी होगी और सहभाषा अंग्रेजी। आज भी यह स्थिति बरकरार है, पर धरातल के स्तर पर हम देखें तो अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में होता है और अधिकतर हिंदी में उसका अनुवाद के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। मूल काम को जो अंग्रेजी भाषा में किया जाता था, उस काम के अनुवाद को हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है, न कि हिंदी को अलग ढंग से व्यवहृत करके। बाद में भले हिंदी का विस्तार हो, अंग्रेजी को कम किया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जो कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है वो अंग्रेजी ढंग की ही हिंदी है। वो अनुवाद का मूल ढांचा अंग्रेजी आधारित है। इसीलिए अभी जो हिंदी व्यवहृत होती है वह विशिष्ट वर्ग की भाषा बन जाती है। विधि की भाषा मतलब कानून की, या एक तरह से कहें बहुत कृत्रिम ढंग से वह हिंदी भाषा हमारे सामने दिखाई देती है जो कार्यालयों में प्रयोग होती है। सामान्य जनजीवन की भाषा जो बनाने का सपना था वह अभी भी इससे कोसों दूर है। सरकार के निर्णयों के अनुसार ये तो हो गया कि संसद में और विभिन्न आदेशों में सूचना, अधिसूचना, संकल्प, टेंडर, नोटिस, जो भी सरकारी मुद्रणालय हैं या जो भी फार्म हैं, प्रारूप हैं, रजिस्टर हैं, उनको छापने के लिए प्रावधान किया गया कि इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं इसमें, दोनों भाषाओं में ये छपनी चाहिए, दोनों भाषाओं में निविदाएं निकलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी को तो मूल भाषा के तौर पर रखा गया और हिंदी को अनुवाद के रूप में ही प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो अनुवाद प्रस्तुत किए गए उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली, चूँकि अपने यहाँ शासन प्रशासन की हिंदी में कोई व्यवस्था, कोई परंपरा परिपाटी नहीं रही है, इसलिए तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण किया गया पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली बनाने के लिए, और उसमें बहुत सारे शब्दों को गढ़ा गया। समस्या की बात यह थी कि जो शब्द गढ़े गए वो प्रायः अंग्रेजी के ढंग पर ही गढ़े गए। वो बहुत ही अनगढ़, दुरूह और अनसुने शब्द थे जिनका प्रयोग किया गया। इसीलिए अनुवाद की भाषा भी बहुत अटपटी हो गई, बोझिल हो गई। और क्योंकि अनुवाद के काम को बहुत गंभीरतापूर्वक एक बहुत बड़े कार्य के रूप में ग्रहण नहीं किया गया, इसीलिए जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी की जो परंपरा है, वह परंपरा के जानने वाले इस कार्य में संलग्न नहीं हो पाए ठीक ढंग से, अर्थात या उनका उपयोग नहीं किया गया। इस और एक बहुत कृत्रिम ढंग से भाषा हमारे सामने कार्यालयों की भाषा के रूप में प्रकट हुई। एक समस्या यह भी रही कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में संस्कृत मूलक शब्दावली को अपनाने की प्रवृत्ति रही। संस्कृत में धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की सहायता से शब्द बनाने की दरअसल अद्भुत क्षमता है। भारतीय भाषाओं में विदेशी शब्दों को पचाने की भी प्रबल क्षमता है। इसलिए जहाँ अच्छा शब्द बनाने में कठिनाई हो वहाँ उदारता से ग्रहण किया जा सकता है। एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि जो आयोग और समितियों द्वारा प्रमाणिक पर्याय उपलब्ध कराए गए शब्दकोश में तमाम शब्दों के लिए, वह पर्याय भी बहुत सोच समझकर प्रयुक्त करने की आवश्यकता रह जाती है, जो अनुवादक का महत्वपूर्ण काम है। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस,
रिमूवल फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये इनके जो अलग अलग अर्थ हैं ये एक ही नहीं है, प्रायः एक ही संदर्भों में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इन अर्थों में जो सूक्ष्म अर्थ भेद है उसके लिए सबके लिए अलग अलग पर्याय निर्धारित करने की आवश्यकता है और उसका प्रयोग करके ही हम सही ढंग से बात को पाठ को संप्रेषित कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि हिंदी का जो अनुभाग शब्द है वो मंत्रालयों के सेक्शन के लिए है, लेकिन रेलवे, राजपत्र या पुस्तक आदि के सेक्शन के लिए वही अनुभाग का प्रयोग ठीक नहीं माना जाता है। कहीं प्रभाग का प्रयोग मिलता है। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसके सेक्शन के लिए अनुभाग की जगह धारा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस संदर्भ में उसका क्या अर्थ रखा जाए यह एक अनुवादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। काशी प्रसिद्ध अनुवादक विचारक काशी शर्मा जी कहते हैं कि कोशों का उद्देश्य यह नहीं है कि अंग्रेजी के मूल वाक्य में जितने शब्द हैं उन सभी के पर्याय देखकर ऐसा वाक्य बनाया जाए जिसमें सभी पर्यायों का प्रयोग हो जाए। प्रयोक्ता को तो मूल की भावना को सही सही रूप में व्यक्त करने के लिए हिंदी का वाक्य बनाना है, न कि प्रत्येक शब्द के प्रामाणिक पर्याय का उपयोग करने के लिए। नियमों वास्तविकता यह है कि शब्द, पद, अभिव्यक्ति या विराम चिन्ह ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। महत्व तो उनसे अभिव्यक्त हुए अर्थ का है, उनसे जो जिस अर्थ की तरफ वह संकेत करते हैं वह अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सभी तत्वों को, सभी पद को, शब्द को ज्यों का त्यों भाषांतरण हिंदी में कर देने पर नियम या विधि की जो भावना है, मूल भावना, वो न आ पाई तो वह अनुवाद निरर्थक होगा। एकाध शब्द जो मायने जिसके महत्वपूर्ण नहीं है हमारी बात कहने के, अंग्रेजी के, वो अगर हिंदी में छूट भी जाते हैं लेकिन हमारी मूल भावना अगर व्यक्त हो जाती है तो वह अनुवाद को उचित मानना चाहिए। कार्यालयी अनुवाद साहित्यिक अनुवाद से भिन्न होता है। यह लक्षणा और व्यंजना प्रधान शैलियों की बजाय अभिधात्मक शैली में लिखा जाता है। इसीलिए इसकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। कार्यालयी अनुवाद में सूचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये आवश्यक है कि कोई भी सूचना अनुवाद करते समय छूटना नहीं चाहिए। पारिभाषिक शब्द कार्यालय के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए अनिवार्य रूप से कार्यालयी अनुवादों में पारिभाषिक शब्दों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द बहुत सारे गढ़े गए, बनाए गए, विभिन्न भाषाओं से लिए गए। कुछ शब्दों में अंग्रेजी के मूल पाठ को ही ग्रहण किया गया, जैसे टेंडर और भी बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी और हिंदी के अनुवाद में, अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में एक समस्या ये होती है कि दोनों भाषाओं की प्रकृति है वो अलग अलग होती है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवादक की भाषा, अनुवादक का अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी का आतंक उसके अनुवाद, उसके मन मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि वह उसके वाक्य विन्यास को, उसके संरचना को भी हिंदी में ज्यों का त्यों उतार बैठता है। प्रायः अंग्रेजी के एक्टिव और पैसिव का भी
हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में ही अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में अनुवादक इस बात की उपेक्षा कर जाता है, इस बात पर ध्यान नहीं रख पाता है कि हिंदी में मूलतः उस बात को कैसे कहा गया होता। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लक्ष्य पाठ का अर्थात हिंदी पाठ का पाठक कौन है, किसके लिए हम अनुवाद कर रहे हैं। इसीलिए उसके ढंग से सोच कर भी, ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, इस ढंग से हमको अपनी बात कहना ज़रूरी है। पर्यायों को संदर्भ से रहित होकर देखने पर कभी कभी परिणाम इतने बुरे होते हैं कि वह बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करता है। जैसे एक बार यूपीएससी की परीक्षा में, आईएएस जैसी सिविल सेवा की प्रतिष्ठित परीक्षा में, मानव शास्त्र विषय में प्रश्न एनजीओ के सामाजिक अवदान पर, सामाजिक भूमिका पर आया था और हिंदी में एनजीओ का अनुवाद अराजपत्रित अधिकारी, नॉन गवर्नमेंटल ऑफिसर के रूप में, अराजपत्रित अधिकारी के रूप में कर दिया गया था, जबकि एनजीओ का अर्थ गैर सरकारी संगठन के रूप में स्वीकार्य है। इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो गया था। इसी प्रकार एक बार परीक्षा में स्टील प्लांट के बारे में आया था। स्टील प्लांट को अनुवादक ने हिंदी में इस्पात का पौधा पद से लिखा था प्रश्न में, इस्पात का पौधा, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये इस्पात संयंत्र के बारे में, स्टील प्लांट का अर्थ इस्पात संयंत्र के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार अनुवादक की गलती से, अनुवादक की तात्कालिकता से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। कार्यालयी अनुवाद की सबसे बहुत ज़्यादा डिमांड होती, सबसे ज़्यादा मांग होती है कि जो जिस रूप में हम बात कहें वह उसी रूप में पहुँचे, अर्थात व्यंजना या कई अलग अलग रूपों में उस बात को न समझा जाए, क्योंकि इसके पीछे कानूनी बाध्यताएं भी होती हैं। इसी वजह से और स्पष्टता, स्पष्ट रूप में हम जो बात कह रहे हैं वही पहुँचे। इसीलिए और तीसरी एक बात होती है कि कार्यालय अनुवाद में जो आदेश, निर्देश निर्गत किए जाते हैं, वो संदेश, वो सूचनाएं बहुत शीघ्र रूप में संप्रेषित की जानी आवश्यक होती है। इस वजह से अनुवादक का जो काम है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि उसे बहुत कम समय में इसका अंतरण करके सामने प्रस्तुत करना है, जिसमें जो बात जिस रूप में कही जाए उसी रूप में पहुँचे, व्यंजना या उस बात, वह बात बदले नहीं और सही सही उसका अर्थ ग्रहण, सही स्पष्ट रूप में वह अनुवाद सामने पहुँचे। इसीलिए कार्यालयी अनुवाद हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण अनुवाद के रूप में सामने आता है, जिसमें अभी तक हम अंग्रेजी का सार्थक विकल्प हिंदी को नहीं बना पाए हैं। दिन पर दिन अंग्रेजी की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें फिर से पारिभाषिक शब्दावलियों को गढ़ना होगा, फिर से पारिभाषिक शब्दावलियों का, ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करना होगा जो अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रचलन में रहने वाले शब्दों को लाकर रखना होगा, ताकि लोग उससे जुड़ सकें, उसका अर्थ समझ सकें। हिंदी के अर्थ को समझने के लिए उसे किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता न पड़े,
तभी सही अर्थों में हम लोकतंत्र का अंतरण स्थानीय स्तर तक कर सकते हैं और इससे लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।